लिली कॉटेज। लिली कॉटेज में दोपहर की चाय के इंतजामात बड़े जोरों पर किए जा रहे थे। ईस्थर बैनर्जी केक पर सफ़ेद और गुलाबी गुलाबी आइसिंग कर रही थी। डेजी आया सैंडविच बनाने में मशगूल थी। गुलदानों में ताज़ा फूल लगे थे। सिटिंग रूम में क्रॉस स्टिच की नफीस कढ़त के धुले हुए टेबल क्लॉथ मेजों पर पड़े थे। चाय का नया सेट सिलहट की बेत की कश्ती में सजावस्ती मेज पर रखा था और उस पर हरी कांच के मोतियों की झालर वाली बड़ी जाली ढाप दी गई थी। टी कोजी और कुशनों की कशीदाकारी काबिल दीद थी। पादरी बैनर्जी स्याह सूट पहने जरा मुतफक्किर से बरामदे में टहल रहे थे और बार बार बास्केट की जेब से जंजीर वाली घड़ी निकाल कर देख लेते थे। रोजी अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किए चरखनियाँ लगाए किला बंद बैठी थी। ठीक 4 बजे घोड़ा गाड़ी सामने आन कर रुकी और पादरी बैनर्जी बिस्वास, मिसेस मेरी बिस्वास, उनका फर्जंद मिस्टर लूथर बिस्वास और छोटी लड़की एडिथ बिस्वास नीचे उतरे। एडिथ बिस्वास ने एक अटैची केस उठा रखा था। ईस्थर बैनर्जी लपकी हुई बाहर आई और दोनों मियाँ बीवी ने मेहमानों का खैर मकदम किया और सिटिंग रूम में लेकर आए। बिस्वास खानदान जरा सेल्फ कॉन्शियस सा होकर कुर्सियों पर टिका। पादरी और मिसेस बिस्वास और मिस्टर लूथर सोफे पर एक कतार में इस तरह सीधे होकर बैठ गए जैसे पहले ज़माने में लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर के सामने बैठते थे। एडिथ अलबत्ता इत्मीनान से ग्रामोफोन के पास जा खड़ी हुई। मिसेस बिस्वास ने नाक़िदाना नज़रों से कमरे पर नज़र डाली जो घर की गुर्बत मगर सलीका का आईनेदार था। दोनों काले पादरियों ने आपस में इधर उधर की बातें शुरू की। ये कुशन मेरी रोज़ी ने काढ़े हैं। ईस्थर बैनर्जी ने मिसेस बिस्वास को सोफे के कुशनों का दुस्तीदा नज़रों से जायज़ा लेते हुए देखकर फौरन कहा। मिसेस बिस्वास अखलाकन मुस्कुराईं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ईस्थर बैनर्जी गले में एक बेहद पतली सुनहरी जंजीर का अलावा सोने का एक भी जेवर नहीं पहने हैं और सुर्ख किनारे वाली सफ़ेद बंगाली साड़ी में एक जगह पर बारीक खोप भी भरी गई है। खुद मिसेस बिस्वास क्रोशिया की चौड़ी लेस वाली सफ़ेद पेटीकोट के ऊपर तेज़ गुलाबी जॉर्जेट की साड़ी बांधकर और स्याह साटन का ब्लाउज पहनकर आई थी और सोने की चूड़ियाँ उनके हाथों में चमचमा रही थीं। सुबक सा रुमाल एक आस्तीन में खुड़स रखा था। कानों में एक एक मोती वाले बुंदे पहनी थी। 15 साला एडिथ ऊदे रेशमी फ्रॉक में मलबूस थी। सफ़ेद मोजे, काले जूते, बिन ब्याही देसी ईसाई शरीफजादियों की मानंद फ्रॉक पर दुपट्टा भी ओढ़ रखा था। पादरी बिस्वास सीधे साधे आदमी मालूम होते थे और जाहिर था कि बीवी उन पर हावी हैं। लूथर बिस्वास एक मुन्हनी मिस्कीन सूरत और शर्मीला नौजवान था। दोनों बाप बेटे पूरे सूट में मलबूस थे। पिछले क्रिसमस वीक में ऑल इंडिया मिशनरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद जब लूथर बिस्वास पंजाब वापस गए तो रोज़ी बैनर्जी पर आशिक होकर वापस गए थे। वो लुधियाना में मिशन स्कूल में साइंस मास्टर लगे हुए थे। 1-2 साल बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में लेक्चरर होने का भी चांस था। उन्होंने लुधियाना वापस जाकर कुछ अरसे बाद अपने पापा रेवेंडर बिस्वास के ज़रिए पादरी बैनर्जी को शादी का पैगाम भिजवाया था। देसी ईसाई फ़िरक़े में अच्छे लड़कों की हमेशा से कमी रही है। ईसाई लड़कियां उमूमन आला तालीम याफ्ता और स्मार्ट हो जाती हैं। बेशतर ईसाई लड़के स्टेनोग्राफर या सेल्समैन से आगे नहीं बढ़ पाते। इस वजह से ईसाई लड़कियां आमतौर पर हिंदुओं और मुसलमानों से शादी कर लेती हैं। चुनांचे जब लूथर विश्वास का पैगाम आया तो पादरी बैनर्जी खुश हुए। जब से रोज़ी बड़ी हुई थी उन्हें उसके ब्याह की फिक्र ने आ घेरा था। वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी चहेती बेटी अपने घर चली जाए। उन्होंने रोज़ी से तज़किरा किए बगैर अपनी बीवी से सलाह मशवरा करने के बाद खालिस हिंदुस्तानी माँ बाप की तरह पैगाम मंजूर कर लिया। वो ये सोच भी न सकते थे कि उनकी फर्माबरदार और सआदतमंद बेटी को उनके इंतखाब पर कोई एतराज़ हो सकता है। पादरी बैनर्जी की ख्वाहिश थी कि रोज़ी का रिश्ता किसी हमपल्ला बरहमन क्रिश्चियन ख़ानदान में होता। रोज़ी माँ और बाप दोनों की तरफ से नजीबुल तरफ़ैन कुलीन बरहमनज़ादी थी, मगर
आजकल खानदानी लड़के मिलते कहाँ हैं, और पादरी बिस्वास भी अच्छी ज़ात के आदमी थे। हालांकि बिस्वास उमूमन शेड्यूल कास्ट वालों का नाम भी होता था। उनके मिशनरी बाप दादा बंगाल से जाकर लुधियाने में सेटल हो गए थे। पादरी बिस्वास को बंगाली ज़ुबान भी नहीं आती थी, क्योंकि उनकी माँ पंजाबी थी। खुद मेरी बिस्वास भी पंजाबी थी और वाकई अपने अंदाज और वज़ाक़त से कुछ चमरेशियन मालूम होती थी। मगर बहरहाल बहुत माकूल ख़ानदान था। वो सबसे बड़ी बात ये कि मिशनरी कॉन्फ्रेंस के ज़माने में पादरी बनर्जी लड़के की आदात व खसाइल से खुद वाकिफ़ हो चुके थे। लड़का उन्हें पसंद आया था। शरीफ, हलीमुत्तबा और बेहद मजहबी नौजवान था। रोज़ी को बड़े आराम से रखेगा। पिछले हफ्ते पादरी विश्वास का ख़त आया था कि वो उनकी बीवी लड़की को देखने और बात पक्की करने के लिए ढाका आ रहे हैं। और रोज़ी को जब ईस्थर बैनर्जी ने ये इत्तला दी तो ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर बम का गोला आन गिरा हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस लम्हे से बिल्कुल चुप साध ली थी। दीपाली इतनी दूर शांति निकेतन में थी, जिससे वो अपना दुख दर्द कह सकती। जहांरा के पास वो अपना दुखड़ा लेकर जाना न चाहती थी। उसकी इस खामोशी को उसके वालिदैन ने बच्चियों की शर्मो हया पर महमूल किया था। किसी किस लड़की को मैके से इतनी दूर काले कोसों ब्याहे जाने का गम न होगा। लेकिन आज जबकि बिस्वास फैमिली वाकई आन पहुंची थी, रोजी ने बड़ा ही अजीब और गैर मुतवक्की रवैया अख्तियार कर लिया था। एक तो वो सारी रात रोती रही थी और फिर सुबह से अपना कमरा अंदर से बंद करके बैठ गई थी। पादरी बिस्वास माँ अपने ख़ानदान शहर में अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ उतरे थे और ठीक 4 बजे लिली कॉटेज पहुँच गए थे। और अब पादरी और मिसेस बैनर्जी को रोज़ी के मुतालिक पहली बार घबराहट शुरू हुई। डेज़ी चायदानी लेकर कमरे में आई और इस्तर बैनर्जी ने रसगुल्ले और चमचम मलाई जो उन्होंने खुद बनाए थे मेहमानों को पेश किए। वो बेचारी होने वाले दामाद की बेइंतहा खातिर कर रही थी और अभी से उनको उसके भोलेपन और शराफत पर ममता भरा प्यार आने लगा था। मगर मिसेस बिस्वास बड़ी खौफनाक सास साबित होंगी, इसकी उन्हें परेशानी थी। रोजी का कमरा डाइनिंग रूम की दूसरी तरफ था और सिटिंग रूम में से उसका बंद दरवाज़ा नजर आ रहा था। पादरी बनर्जी मेहमानों से बातें करते करते बेचैनी से उस दरवाजे पर नजर डाल लेते। दरवाजे पर बड़ा नीला पर्दा हवा में लहराया जा रहा था। रोजी, सिस्टर कहाँ है? एडिथ विश्वास ने नज़ाकत से सैंडविच उठाकर थैंक यू आंटी कहने के बाद मिसेस बैनर्जी से दरियाफ्त किया। अभी आती है, ज़रा उसकी तबीयत। इस्थर बैनर्जी ने यकलख्त ज़रा हकला कर बेबसी से अपने शौहर को देखा। क्या हुआ उसे? मिसेस विश्वास ने अब्रू उठाकर सवाल किया। कुछ नहीं बहन, दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है, आज सुबह से सर में दर्द है। पादरी बैनर्जी ने फौरन पादरी विश्वास को मुखातिब किया। लुधियाने में महंगाई का क्या हाल है? यहाँ तो वार की वजह से। लूथर विश्वास ने टाई ठीक करते हुए सर घुमाकर दुस्तीदा नजरों से नीले पर्दे वाले दरवाजे को देखा। उन्हें मालूम था कि ये रोजी का कमरा है और मिशनरी कॉन्फ्रेंस के दिनों में रोजी ने इसी सीटिंग रूम में बैठकर उनके साथ कैरम भी खेला था और कैरम के पाउडर का डब्बा लाने के लिए वो उस कमरे में भी हो आए थे। वो आंटी, मैं ये रिकॉर्ड देख सकती हूँ? एडिथ ने चाय की प्याली ख़त्म करके ग्रामोफोन की तरफ मुड़ते हुए पूछा। ज़रूर ज़रूर, मिसेस बैनर्जी ने कहा। वो बेसाख्ता ये भी इजाफा करना चाहती थी कि रोज़ी को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, मगर वो चुप हो गई। एडिथ फर्श पर उकड़ू बैठकर मेज़ के निचले खाने में रखे हुए रिकॉर्ड डालने पलटने लगी। ज़्यादातर वो घिसे पिटे पुराने रिकॉर्ड थे जो एक मरतबा ढाके के एक अंग्रेज़ अफसर ने विलायत जाते वक्त मिशन कंपाउंड भिजवा दिए थे। डेज़ी ने जाकर रोज़ी का दरवाज़ा खटखटाया। जवाब नहीं मिला। अब 6 बजने वाले थे। मिसेस बैनर्जी उठी, डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम का दरमियानी दरवाज़ा भेड़ा और जाकर रोज़ी के दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी। रोज़ी, रोज़ी बेटे, बात तो सुनो। अब रूहानसी हो रही थी। मिसेस बैनर्जी चंद मिनट तक दरवाजे पर खड़ी रहीं, फिर सर झुकाए सिटिंग रूम में वापस आ गईं और शौहर को मुल्तजाना निगाहों से देखा। पादरी बैनर्जी आहिस्ता से उठे और अपने पीछे सिटिंग रूम के किवाड़ बंद करते हुए रोज़ी के दरवाजे पर पहुंचे और धीरे से दस्तक दी। रोज़ी, रोज़ी बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूँ, बात तो सुनो।
उन्होंने बेहद लजाजत से कहा। रोजी ने दरवाज़ा खोला। पादरी बैनर्जी अंदर आ गए। रोजी कंधों पर बाल बिखराए, सफ़ेद साड़ी पहने, तस्वीर की मानिंद सामने चुप खड़ी थी। अचानक उनकी आंखों के सामने एक और तस्वीर आ गई। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने पहली बार नौजवान स्थर गिरीबाला को देखा था, जो कंधों पर लंबे लंबे बाल बिखराए, सफ़ेद साड़ी पहने, राइट रेवेंडर वल्फर्ड ब्राउन की कोठी के बरामदे में खामोश खड़ी थी जब वो उससे मिलने के लिए बुलाए गए थे। उस ईस्थर और इस रोज़ी में इतना फ़र्क क्यों? क्या ज़माना इतना बदल गया था? उस ईस्थर की आंखों में महज लाज थी और सुपुर्दगी। इस रोज़ी की आंखों से ज़िद और हट और खुदसरी की चिंगारियां से निकल रही थी। इस खुदसरी को आजकल के ज़माने में खुद एतमादी कहा जाता है, मगर वो तो अपनी लाडली बच्ची की भलाई ही तो चाहते हैं। वो अपने बूढ़े बाप से इस कदर खफा क्यों हो गई? यकबैक रोजी आगे बढ़ी और उनकी टांगों से लिपटकर कहने लगी, पापा पापा, मुझे ले जाकर दरिया में डुबो दीजिए, मुझे मार डालिए जान से, मगर मैं इस चौहद से, इस कार्टियन से हरगिज शादी नहीं करूंगी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। अब वो सिसकियों से रो रही थी। कार्टियन? पादरी बैनर्जी हक्का बक्का रह गए। रोजी बेटा, उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, मेरी नाक का तो ख्याल करो मेरी बच्ची, लूथर बड़ा अच्छा लड़का। नहीं 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 नहीं, रोजी ने बच्चों की तरह मचलकर रोते हुए उनकी बात काटी। फिर क्या करेगी अहमक? पादरी बनर्जी को एकदम गुस्सा आ गया। किसी हिंदू से शादी करेगी? ये इरादा है तेरा? मुसलमान से ब्याह रचाएगी? अपनी माँ का हशर भूल गई बदबख्त, उन्होंने गरज कर कहा। और उनको बिल्कुल ख्याल न रहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और सिटिंग रूम तक आवाज़ जा रही है। उन्हें अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में ऐसा क़यामत ख़ेज़ वक्त भी देखना पड़ा, और अपनी औलाद के हाथों। खुदावंद, मैंने तेरा क्या गुनाह किया था खुदावंद? पादरी बनर्जी को पता भी न चला कि मिसेस मैरी विश्वास पीछे आन खड़ी हो गई हैं और बाप बेटी का सारा मुकालमा सुन चुकी हैं। एस्थर बनर्जी सहमी हुई उनके अक्ट में खड़ी थी। मिसेस विश्वास को देखकर रोजी फर्श से उठी और तीर की तरह गुस्लखाने में घुसकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। पादरी बनर्जी ने मुड़कर मिसेस विश्वास को देखा और सकते के आलम में खड़े रह गए। चंद लम्हों तक मुकम्मल सुकूत तारी रहा। उसके बाद मिसेस विश्वास ने जहर में बुझी हुई आवाज़ में कहा, अच्छा तो हम कार्टियन हैं। हेनरी, उन्होंने सिटिंग रूम की तरफ मार्च करते हुए ललकारा, हम अपनी इंसल्ट करवाने लुधियाने से आए थे, चलो उठो। इस्थर बैनर्जी रोती हुई उनके पीछे लपकी। सिटिंग रूम में आकर उन्होंने कहा, बहन, खुदा बाप के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। रोज़ी बड़ी ज़िद्दी लड़की है, आजकल की औलाद है, मेरी समझ में नहीं आता कि आपसे क्या कहूँ। इस दौरान में पादरी हेनरी विश्वास और मिस्टर लूथर विश्वास सुम्मुम बुकमुम खड़े बाकी लोगों को तक रहे थे। मिसेस विश्वास ब्लाउज की आस्तीन में से रुमाल निकालकर नाक सुनकते हुए सोफे पर बैठ गई और शोलाबार निगाहों से मेज़बान खातून को घूरा। पादरी बनर्जी इस असना में सिटिंग रूम से गुजरते हुए जाकर बरामदे के एक दर में खड़े हो गए थे और सर झुकाकर फर्श को देख रहे थे। अब मिसेस विश्वास ने रुमाल आंखों पर रख लिया और आंसू बहाने पर आमादा हुई। चलो डियर, वापस चलें। पादरी विश्वास ने आगे बढ़कर नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा। मिसेस विश्वास ने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, हम अमीर लोग नहीं हैं, लुधियाने से चलकर राजकुमारी को देखने आए, आपने खुद बुलाया था। 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया। वो शट अप माय डियर, पादरी विश्वास ने कोफ्त के साथ कहा। लूथर विश्वास छत को तक रहा था। 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया, लुधियाने से ढाके। हम अमीर नहीं हैं, आपकी तरह चर्च फंड का रुपया नहीं खाते। वो कीप क्वाइट मामा, लूथर विश्वास ने इंतहाई खिफ़त और झुंझलाहट के साथ वालिदा को खामोश करना चाहा। तुम चुप रहो जी, मैं इनसे मिसेस बैनर्जी से बात कर रही हूँ। आपने हमें ख़त लिखा, आपने मिसेस बरकत मसीह के ज़रिए हमें कहलवाया कि आकर लड़की देख जाओ। ओह शट अप मामा प्लीज़, लूथर विश्वास ने पसीना पसीना होते हुए दोबारा इस्तेदा की। यू शट अप इडियट डैम फुल। मिसेस विश्वास अब हिस्ट्रिकल होने वाली थी। इधर एडिथ ने इट वॉज इन द आयल ऑफ किप्री दैट आई फाउंड हर का दकियानुसी रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर लगा रखा था, जो रे रे किए जा रहा था। लूथर विश्वास ने उठकर गुस्से के साथ रिकॉर्ड पर से सुई हटाई और बहन को घूर कर देखता हुआ कुर्सी पर आन बैठा। हमने इंक्वायरी की, मिसेस विश्वास कहे गई। मैंने ढाके
अपनी सिस्टर इन लॉ को, हेनरी के कजिन ब्रदर की वाइफ को लिखा कि लड़की के हालात मालूम करो। उन्होंने हमको लेटर में लिखा, उनको हमको लेटर लिखा। मैंने हेनरी को बोला, मैंने बोला मार्जरी सिस्टर ने लिखा है कि लड़की की शोहरत अच्छी नहीं है, लड़की के हिंदू बॉयफ्रेंड है, लड़की कांग्रेसी और कम्युनिस्ट हो गई है। वो मामा प्लीज़। मगर ये गधे का बच्चा मिस साहब पर लट्टू हो चुका था। क्या आगरा, क्या सियालकोट, क्या लाहौर, हर जगह से इसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। मिस्टर एडवर्ड मुनव्वर खान तो डिप्टी कलेक्टर है मेरठ में, उनकी लड़की आईटी में पढ़ रही है। उस तक की बात आई थी, ऐसा मेरा हीरा बेटा है। आपकी लड़की में है क्या, ज़रा सुनो तो। पादरी बैनर्जी कमर के पीछे हाथ बांधे बरामदे में खड़े रहे। एकदम उनकी कमर झुक सी गई, एकदम उनकी कमर झुक सी गई थी। मिसेस विश्वास ने तकरीर जारी रही। हम तो इस गधे के बच्चे की जिद पूरी करने इतनी दूर चलकर आए हैं। है क्या आपके पास ये फिकेटा घर? मेरा बेटा तो सेंट जॉन कॉलेज में लेक्चरर होने वाला है, एमएससी पास है, किसी खच्चर पादरी मिशन स्कूल में नहीं पढ़ाता। हालांकि वो खच्चर पादरी मिशन स्कूल ही में पढ़ाता था। माय डियर, पादरी विश्वास ने कहना चाहा। मामा, एडिथ ने आवाज़ निकाली, देखो तो कौन सा आईसीएस मिल जाएगा आपकी लड़की को, जो इनके लक्षण है ढाके आकर सुन लिए। मेरी क्यों अपनी जीव खराब करती हो? पादरी विश्वास ने फिर एहतजाज किया। बड़ा लिली कॉटेज का शोहरा सुना था, देख ली आकर लिली कॉटेज। मैं तो अपने घर में एक दिन भी ऐसा सड़ा हुआ फर्नीचर न रखूं। और भाई, हम कोई देसी पादरी की तनख्वाह पर गुजर थोड़ी ही कर सकते हैं। हमारी तो घर की ज़मींदारी भी है, खुदा बाप का हर तरह से फजल है। मिस साहिबा अगर आती, हमारे यहाँ नसीबा खुल जाता, रानी बनकर रहती। मिसेस विश्वास ही बिल्कुल भूल गईं कि सिर्फ चंद मिनट कबल उन्होंने अपनी गुर्बत का शिकवा किया था। मगर अब फिर उन्हें अपना माली नुकसान याद आ गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, 500 रुपये खर्च हो गया हमारा। इतने में लूथर विश्वास जल्दी से बाहर जाकर घोड़ा गाड़ी ले आया था। उसने अंदर आकर पहली बार गुस्से से बात की। मामा, कम ऑन, डोंट कैरी इट अ सीन। मामा, कम ऑन, डोंट क्रिएट अ सीन, बिहेव योरसेल्फ प्लीज। अब बस करो। अब अपने मामा का हाथ पकड़कर उन्हें तकरीबन खींचता हुआ बाहर ले गया और गाड़ी में बैठा दिया। पादरी बनर्जी विश्वास सर झुकाए उनके पीछे पीछे बाहर आए। एडिस विश्वास ने मेज पर से अटैची केस उठाया, जिसमें सुनहरी बेल लगी रेशमी साड़ी और मंगनी की अंगूठी मुकफ्फल थी। बाहर आकर वो उचक के गाड़ी में सामने की सीट पर बैठ गई। पादरी विश्वास वापस पलटे और बरामदे के दर में खड़े पादरी बनर्जी से हाथ मिलाया। सॉरी रेवेंडर, आई एम वेरी सॉरी, नॉट योर फॉल्ट, उन्होंने रसान से कहा। पादरी बनर्जी हाथ पीछे बांधे सर झुकाए खामोश रहे। ईस्टर बनर्जी सिटिंग रूम के दरवाजे से लगी खड़ी थी, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। लूथर भी जचे तुले कदम रखता आगे बरामदे की सीढ़ी पर आया और सर खम करके कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज डोंट माइंड माई मदर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू माई सन, पादरी बनर्जी ने आहिस्ता से जवाब दिया। लूथर वापस लौटा और गाड़ी में एडिथ के बराबर बैठ गया। मिशन कंपाउंड के सारे बच्चे और औरतें गाड़ी से ज़रा फासले पर जमा हो गए थे। डेजी के जरिए खबर सारे कंपाउंड में फैल चुकी थी। कल तक ढाके की सारी नेटिव क्रिश्चियन सोसाइटी में नष्ट हो जाएगी। घोड़ा गाड़ी लिली कॉटेज का चक्कर काट कर फाटक की तरफ बढ़ी। लूथर विश्वास खिड़की में से सर निकालकर ताज़ा हवा नथनों में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था। जब गाड़ी कंपाउंड से बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि रोजी बनर्जी लिली कॉटेज के पिछवाड़े अपने गुस्लखाने की सीढ़ियों पर संगी मूरत की मानिंद साकित बैठी है। लूथर विश्वास ने अमेको की तरह हाथ उठाकर उसे लिली कॉटेज के अंदर पादरी बनर्जी अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें रोजी के इनकार से ज्यादा इस इंकशाफ से धक्का लगा था कि उन्हें मालूम भी नहीं हुआ मगर दुनिया बदल चुकी है। हमेशा की तरह साबिर व शाकिर गरीब आला बनर्जी आंसू खुश्क करके चाय का सामान मंगवाने में मसरूफ हो गई।